अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डॉक्टर कुरतुलैन हियर। कैसे हैं आप सब लोग, ठीक हो? बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ काइंडली बॉक्स में यस लिख के भेज दो अगर सुन सकते हो मुझे प्रॉपर्ली। बच्चों यस मैम, आ रही है। ठीक है भाई, आवाज़ आ रही है क्या बच्चे? आया? मैम आ रही है आवाज। आया? ठीक है। सॉरी बच्चों, आवाज़ आ रही है? हेलो? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट जहाँ लास्ट टाइम लेफ्ट किया था, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर मैंने बताया था ऐसे होते हैं जो कि विच रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल्ट्रेशन इन्वॉल्विंग सिंगल जीन। ठीक है, सिंगल जीन्स की कोई तब्दीली भी है, कोई चेंजेस हुए तो वहाँ पे जो डिसऑर्डर होगा उसको हम कहेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, या एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी या जीन प्रोडक्ट का जो आउटपुट होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इन सारा जीन्स का ताल्लुक सारा प्रोटीन फॉर्मेशन से ही है। ठीक है, कोई भी टाइप ऑफ प्रोटीन अफेक्ट हो सकती है सिंगल जीन डिसऑर्डर में। ठीक है, अब हम इन सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को 4 तरह से पढ़ेंगे कि कहाँ-कहाँ पे मसला हो सकता है। अच्छा, ये आप लोगों की बुक में 4 तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, या तो एंजाइम में डिफेक्ट हो सकता है एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स या रिसेप्टर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मसला हो सकता है, या फिर नॉन एंजाइम जो प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन या उनकी क्वांटिटी में कोई मसला हो सकता है, और थर्ड अनयूजुअल रिएक्शन टू ड्रग्स की वजह से कोई म्यूटेशंस होती हैं, उसकी वजह से सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सो एंजाइम्स, ठीक है, ये आप लोगों की बुक में आगे टेबल भी पड़ा हुआ है इसमें उसने सिस्टमैटिक बताया हुआ है। ठीक है, ये टेबल ही कर लो आगे तो ये तुम लोगों के लिए काफ़ी है, ये वाला टेबल जिसमें लिखा हुआ है बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सम मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब देखो इसमें लेफ्ट साइड पे देखो प्रोटीन टाइप और फंक्शन लिखा हुआ है, जिसमें एंजाइम लिखा हुआ है, फिर उसकी एग्जांपल दी हुई है, फिर मॉलिक्यूलर लियन किस लेवल पे होगी और उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी। ठीक है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज निकलते हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें शॉर्ट एससीक्यूज भी निकलते हैं। ठीक है, जिस तरह अब आपसे कोई एमसीक्यू पूछा जाए कि जैसे एंजाइम की डिफिशिएंसी हो रही है, उसके फिनाइल यूरिया एक डिजीज़ है, उसमें कौन से एंजाइम की डिफिशिएंसी हो रही है, ये ऑल्ट्रेशन हो रही है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जी फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में किस चीज़ का डिसफंक्शन होता है, तो आप बता सकते हो कि एक तो उसमें डिलीशन और पॉइंट म्यूटेशन होती है, ये टाइप ऑफ म्यूटेशन बता रहा है। ये जितने भी डॉट डॉट से पहले वाली चीज़ें बताई हुई है ना, कोलन से पहले वाली, ये उस लीजन में कौन से टाइप ऑफ म्यूटेशन होगी वो ये बता रहा है। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप बता सकते हो कि फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया एक डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है, ये डिलीशन होती है, उसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट और बाइंडिंग टू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बेसिकली एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड प्रोटीन कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी, इसकी सिंथेसिस कम हो जाती है या उसकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाती है या उसकी बाइंडिंग कम हो जाती है। फिर इस तरह आपसे अगर पूछा जाए कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेट कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, इसको CFTCR जीन भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट अगर आपको लिखा वो CFTCR लिखा होता है, उसकी क्या होती है, डिलीशन होती है और उसमें क्या हो जाता है,
उसका बेसिकली मसला क्या होता है, या नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आपने चैप्टर 1 में पढ़ी होंगी, ठीक है। उसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एलर्स-डानियस सिंड्रोम, एलर्स-डानियस सिंड्रोम में किस चीज का मसला होता है, कहाँ पे गड़बड़ होती है, कोलेजन में, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में मसला होता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर, उनमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की प्रोटीन है, कोई ये सेल के बाहर की प्रोटीन है। जैसे कोलेजन में मसला हुआ, क्या मसला हुआ, या उसकी डिलीशन हो गई या पॉइंट म्यूटेशन हो गई कोलेजन में, ठीक है। उसकी वजह से जीन्स में, सॉरी, उसकी वजह से क्या हुआ, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ नॉर्मल कोलेजन और नॉर्मल अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव कोलेजन। या तो जो नॉर्मल कोलेजन है वो ही कम बन रहा है, या डिफेक्टिव कोलेजन नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है। तो उसकी वजह से दो डिजीजेस हो सकती हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या एलर-डानियस सिंड्रोम। फिर अगर आपको एमसीक्यू है कि मार्फन सिंड्रोम ये एक डिजीज है, ये किस वजह से हो रही है, किस लेवल पे मॉलिक्यूलर लीजन क्या हुई है, मिस सेंस म्यूटेशन हुई है, ठीक है। एम से याद रखना, मिस सेंस म्यूटेशन। और कौन सा प्रोटीन में गड़बड़ हुई है, फिब्रिलिन, ठीक है। ये सब प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये कोलेजन भी प्रोटीन होती है, फिब्रिलिन भी प्रोटीन होती है। ये एंजाइम होता है जिसमें ASE एंड में आता है, ASE, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी एंजाइम होता है, ठीक है। ये भी एंजाइम है। तो ये फिर प्रोटीन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जी हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में ये क्या किस लेवल पे मॉलिक्यूलर लीजन हुई है, हेट्रोजीनस है, ठीक है। काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और कौन सी प्रोटीन या एंजाइम में गड़बड़ हुई है, डिस्ट्रोफिन में, स्पेक्ट्रिन, एनकायरिन और प्रोटीन 4.1। फिर हीमोफीलिया ए, कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई है, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हुई है, ठीक है। उसमें क्या डेफिशिएंसी हुई है, किस टाइप की डिलीशन हो गई है, या इंसर्शन हो गई है, या नॉनसेंस म्यूटेशन हो गई है, या कोई और, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल फैक्टर जो 8 है, ये क्लॉटिंग फैक्टर था, हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, उसकी या तो रिड्यूस सिंथेसिस होगी या एबनॉर्मल बनेगा, ठीक है। ये इस तरह आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है बच्चों। अच्छा, अब वापस आते हैं। जैसे मैंने बताया था कि एंजाइम का मसला होगा, मेम्ब्रेन का मसला हो सकता है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर का मसला हो सकता है, ट्रांसपोर्ट का मसला हो सकता है, कोई भी जो नॉन एंजाइम प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन या उनकी क्वांटिटी में मसला हो सकता है, या कोई ड्रग रिएक्शंस की वजह से म्यूटेशंस हुई हैं, उनकी वजह से सिंगल जीन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो एंजाइम डिफेक्ट्स का बता रहा है कि एंजाइम डिफेक्ट में क्या होगा, एक एंजाइम की सिंथेसिस होगी, लेकिन किस उसकी वजह से क्या होगा, ऐसा एंजाइम बनेगा जिसकी रिड्यूस्ड एक्टिविटी होगी, ठीक है, या नॉर्मल एंजाइम जो है वो कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो मेटाबॉलिक ब्लॉक होगा, ठीक है, आगे रिएक्शन चलेगा ही नहीं। और बायोकेमिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एंजाइम डिफेक्ट इन सच रिएक्शन में लीड टू 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज, 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। अब वो ये डायग्राम आपकी बुक में उसने बताई हुई है कि एक सबस्ट्रेट, एक पॉसिबल मेटाबॉलिक पाथवे दिखाया हुआ है, जिसमें उसने बताया कि ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंजाइम 1 एक्ट करेगा तो इंटरमीडिएट 1 बन जाएगा, भी प्रोडक्ट बनने की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये सबस्ट्रेट था जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइम 1 ने इंटरमीडिएट 1 बनाया, फिर एंजाइम 2 आया, उसने इंटरमीडिएट 2 बनाया, यहाँ से माइनर प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। M1 और M2 को उसने यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स ऑफ अ माइनर पाथवे। फिर इंटरमीडिएट 2 एंजाइम 3 की मदद से प्रोडक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। फाइनल हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इनडायरेक्टली जो प्रोडक्ट होता है ना, वो एंजाइम 1 के ऊपर भी एक्ट करता है, ठीक है। तो ये पाथवे इस तरह चलता रहता है। अब यहाँ पे उसने वही बताया हुआ है, एंजाइम रिएक्शन की एग्जांपल दी हुई है, इन विच अ सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड बाय इंट्रासेलुलर एंजाइम्स डिनोटेड एज एंजाइम 1, एंजाइम 2 एंड एंजाइम 3 इनटू एन एंड प्रोडक्ट थ्रू इंटरमीडिएट्स 1 एंड 2 भी बीच में बने थे। फाइनल एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अपना फीडबैक करता है, कंट्रोल करता है एंजाइम 1 के ऊपर, ये जैसे इस डायग्राम में आप लोगों की बुक में बताया हुआ है। अच्छा, फिर यही टेबल बच्चों मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, और रट्टा मार के याद नहीं करना, इसको आप लोगों ने तरीके से याद करना है, वरना आप लोगों को एग्जाम में भूल जाता है कि कौन से एंजाइम की डिफिशियंसी होगी। जिस तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मार्फन सिंड्रोम हुआ है, उसमें कौन से प्रोटीन की एग्जाम्पल डिफिशियंसी होगी, आपको पता होना चाहिए कि फिब्रिलिन, किस टाइप की मॉलिक्यूलर लीजन हुई है, मिस सेंस म्यूटेशन हुई है। इस तरह आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फेमिलियम UHS वाले एग्जाम में, या अपने कॉलेज के एग्जाम्स में, इस तरह में बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सिनेरियो बेस्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। कि आपको मार्फन सिंड्रोम है, उसकी कोई क्लिनिकल फीचर डिस्क्राइब किया हो, एलर-डानियस सिंड्रोम का कोई क्लिनिकल फीचर डिस्क्राइब किया हो, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया का कोई फीचर डिस्क्राइब किया हो, सिस्टिक फाइब्रोसिस का कोई फीचर डिस्क्राइब किया हो क्लिनिकली, कि आपके पास इतनी एज का पर्सन है, ये क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट किया है, उसमें कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी हुई है, ये कौन सी प्रोटीन की डिफिशियंसी हुई है, और किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर लीजन होगी। इस तरह करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों।
अच्छा, फिर ये जो हमने पीछे पढ़ा था कि ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रही थी, ये कि बायोकेमिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एंजाइम डिफेक्ट रिजल्ट्स इन डिफेक्ट्स इन सच ए रिएक्शन में लीड टू 3 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज। अब वो ये कॉन्सिक्वेंसेज हमें बता रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ द सबस्ट्रेट डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ द ब्लॉक में बी अकम्पनीड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वन और बोथ इंटरमीडिएट्स। ये इसी एग्जांपल को बार-बार बता रहा है ये वाली, कि अगर तो सबस्ट्रेट हमारे पास ज़्यादा जमा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो कोई इंटरमीडिएट में मसला है जो ये यहाँ पे बन रहे थे, ठीक है, या एंजाइम में कोई मसला आ रहा है, ठीक है। अंडर दीज कंडीशन टिश्यू इंजरी में रिजल्ट इफ द प्रिकर्सर द इंटरमीडिएट और द प्रोडक्ट्स ऑफ द अल्टरनेटिव माइनर पाथवे आर टॉक्सिक इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल दे रहा है कोई लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें कुछ वो बता रहा है कि जैसे गैलेक्टोसीमिया एक डिजीज है, उसमें किस एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। गैलेक्टोज से याद रखना है, एंजाइम का नाम भी गैलेक्टोज गैलेक्टोज, और उसकी वजह से एक्यूमुलेशन किसकी होगी, गैलेक्टोज की ही एक्यूमुलेशन होगी और कॉन्सिक्वेंटली टिश्यू का डैमेज हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट विद इन द लाइसोसोम्स एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस व्हिच आर जनरली रेफर टू एज लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। क्योंकि ये सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, लाइसोसोम्स के अंदर हो रहा है। लाइसोसोम्स आपको पता है सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, उनके अंदर एक्सेसिव स्टोरेज हो रही है गैलेक्टोज की, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज हैं। हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेज भी पढ़ेंगे आगे और लाइसोसोमल डिजीजेज भी आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है कि एंजाइम डिफेक्ट कैन लीड टू अ मेटाबॉलिक ब्लॉक एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ एंड प्रोडक्ट। पहले हमने पढ़ा सबस्ट्रेट का मसला हो सकता है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो डिक्रीज अमाउंट में बन रहा है, ठीक है। उसकी एग्जांपल वो आपको दे रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ मेलानिन, ठीक है। हमारे स्किन के अंदर नॉर्मली मेलानिन होता है जो हमारे स्किन को कलर देता है, में रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ टायरोसिनेज, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ मेलानिन किस वजह से होगी, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ASE ये जिसके एंड में भी आएगा दैट इज एन एंजाइम विच इज नेसेसरी फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मेलानिन। अब टायरोसिनेज जब तक नहीं होगा तो मेलानिन नहीं बनेगा, ठीक है। और उसका प्रिकर्सर कौन सा होता है टायरोसिनेज का, टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन टायरोसिनेज बनाएगा, रिजल्टिंग इन द क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड एल्बिनिज्म। आप लोगों ने एल्बुमिन देखे होंगे अपने आसपास सराउंडिंग में, जो वाइट कलर के पीपल होते हैं, एक्सेसिवली वाइट जिनमें कलर होता है, ठीक है। उनमें एक्सेसिव क्वांटिटी होती है, किस चीज़ की होती है, ये सॉरी डेफिशिएंसी होती है मेलानिन की, ठीक है। और वो मेलानिन की डेफिशिएंसी क्यों होता है, क्योंकि पीछे एंजाइम टायरोसिनेज नहीं होता, ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अ डिजीज विद सच एन अंडरलाइन मैकेनिज्म। इसी तरह एक लेश-निहान सिंड्रोम भी होता है, उसमें भी इस तरह का मैकेनिज्म देखा जाता है जहाँ पे एंड प्रोडक्ट कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा होता है। जिस तरह इसमें एल्बिनिज्म में एंड प्रोडक्ट हमारा मेलानिन है तो उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आगे एल्बिनिज्म हो जाएगा। इस तरह थर्ड हमारा जिसको हम लोग कह रहे हैं, हम वो पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, उसमें ये था कि फेलियर टू इनएक्टिवेट अ टिश्यू डैमेजिंग सबस्ट्रेट इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। फेलियर टू इनएक्टिवेट अ टिश्यू डैमेजिंग सबस्ट्रेट, ठीक है। एक टिश्यू डैमेजिंग सबस्ट्रेट है, उसको इनएक्टिवेशन की फेलियर, मतलब कि एक टिश्यू डैमेजिंग सबस्ट्रेट ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। उसकी एग्जांपल वो दे रहा है बाय अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। जिन लोगों के अंदर इनहेरिटेड डेफिशिएंसी होती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, उनमें क्या होता है, दे आर अनएबल टू इनएक्टिवेट न्यूट्रोफिल इलास्टेज इन देयर लंग, ठीक है। इस तरह आपको एमसीक्यू आ सकता है। जिस तरह आपको लोगों को ये टेबल है, यहाँ पे अगर आप देखो तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ये एंजाइम इनहिबिटर होता है बेसिकली, ठीक है। और इसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। इसकी मिससेंस म्यूटेशन होगी तो इम्पेयर्ड सिक्रीशन होगी फ्रॉम लिवर टू द सीरम, और इसके नतीजे में इम्फाइसीमा और लिवर डिजीजेज कॉज होती हैं। इम्फाइसीमा लंग की डिजीज़ है और ये आगे लिवर की डिजीज़ है, ठीक है। तो ये आगे बता रहा है कि पल्मरी इम्फाइसीमा होगा अगर तो न्यूट्रोफिल इलास्टेज इनएक्टिव होगा, मतलब दे आर deficiency of alpha 1 antitrypsin हुई, they will be unable to inactivate the neutrophil elastase in their lung, ठीक है। वो न्यूट्रोफिल इलास्टेज ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा और उसकी वजह से क्या होगी, अनचेक्ड एक्टिविटी होगी प्रोटीएज की। ये भी सारे एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज इलास्टेज वगैरह, इनकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिन इन द वॉल ऑफ द लंग अल्वियोलाई, ठीक है। लंग अल्वियोलाई के अंदर जो वॉल की जो लंग्स की जो वॉल है उसके अंदर जो इलास्टिन है ना, उसकी डिस्ट्रक्शन होती जाएगी जब प्रोटीएज की अनचेक्ड एक्टिविटी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीएज बन रहा है, इलास्टिन को
डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पल्मोनरी एम्फाइसीमा हो रहा है। तो एक एंजाइम का हमने पढ़ लिया। दूसरा, डिफेक्ट्स इन द रिसेप्टर्स एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर तो एंजाइम के रिसेप्टर में मसला, मेम्ब्रेन रिसेप्टर में मसला है, या उसके ट्रांसपोर्ट में मसला है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन सम केसेस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड बाय रिसेप्टर मीडिएट एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कि अंदर एंटर होना, रिसेप्टर मीडिएटेड। अच्छा, अब जिस तरह उसने फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलिया की एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों को एमसीक्यू इस तरह है कि फेमिलियल हाइपोकोलेस्टेरोलिया में किस रिसेप्टर की रिड्यूस सेंसेस होती है, या उसका फंक्शन होता है एलडीएल रिसेप्टर, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर। जब एक एंजाइम की लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की रिड्यूस सिंथेसिस हो रही है, ये उसका फंक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एलडीएल इनटू द सेल। एलडीएल का जो ट्रांसपोर्ट है सेल के अंदर, वो नहीं हो सकेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता रहेगा बाय इंटरमीडिएटरी मैकेनिज्म, ठीक है। सो एलडीएल लाजमी याद रखना है, एलडीएल रिसेप्टर। इस तरह सिस्टिक फाइब्रोसिस की मैंने आप लोगों को पीछे एग्जांपल दी थी, उसमें क्या हुआ था कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म फॉर क्लोराइड आयन इन द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, डक्ट्स, लंग्स, पेनक्रियाज में डिफेक्टिव होती है क्लोराइड आयंस की, ठीक है। सी याद रखना है, क्लोराइड आयन बाय मैकेनिज्म नॉट अंडरस्टूड, एंड क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट लीड्स टू सीरियस इंजरी टू द लंग एंड पेनक्रियाज। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमेशा लंग्स और पेनक्रियाज को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इस तरह, इसके अलावा जो थर्ड हमने चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज ऑल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर, फंक्शन और क्वांटिटी ऑफ नॉन एंजाइम प्रोटीन। जैसे प्रोटीन है, जैसे एज डिजीज या हीमोग्लोबिनोपैथीज, उनमें सारी नॉन एंजाइम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन या उनकी क्वांटिटी में मसला होता है, ठीक है। जिस तरह वो कह रहा है कि हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसे सिकल सेल डिजीज है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, बीइंग वन, all of which are characterized by defects in the structure of the globin molecule, best exemplified by this category, ठीक है। ये आपको पता चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबिन नॉन एंजाइम प्रोटीन है तो प्रोटीन, ठीक है, लेकिन नॉन एंजाइम है तो उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन या उसकी क्वांटिटी में मसला होता है इन सिकल सेल डिजीज। अच्छा, फिर थर्ड चीज, अच्छा, अब वो हीमोग्लोबिनोपैथीज के अलावा बता रहा है कि थैलेसीमिया रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूटेशन इन द ग्लोबिन जीन दैट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ द ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज्ड, एंड थैलेसीमियाज आर एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरली नॉर्मल अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। स्ट्रक्चरली नॉर्मल अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन तो बन रही होती है थैलेसीमिया में, लेकिन रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरली। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरली जो नॉर्मल अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं थैलेसीमिया में, ठीक है, वो बन रही हैं लेकिन रिड्यूस्ड अमाउंट में। और दूसरी एग्जांपल्स वो बता रहा है, जैसे डिफेक्टिव स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसे कोलेजन, स्पेक्ट्रिन, डिस्ट्रोफिन, ठीक है, इनकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। जैसे कोलेजन की रिड्यूस सिंथेसिस हो रही है, या डिफेक्टिव स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की में बता रहा है इन इन प्रोटीन्स का मसला होगा। जैसे कोलेजन का होगा तो हम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कहेंगे, स्पेक्ट्रिन का होगा तो एस से याद रखना हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, या फिर डिस्ट्रोफिन का मसला होगा तो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रोफीज, ठीक है। इन प्रोटीन्स के डिफेक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब इन प्रोटीन्स का अगर स्ट्रक्चर डिफेक्टिव हो जाएगा तो ये बीमारियां आगे से होंगी। इसके अलावा फोर्थ चीज़ थी, किसी भी ड्रग्स की वजह से एंजाइम्स डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं आफ्टर एक्सपोजर टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल टू सर्टन ड्रग्स, ठीक है। क्लासिक एग्जांपल उसकी कौन सी है, जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल में डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम G6PD अंडर नॉर्मल। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, ड्रग इंड्यूस्ड इंजरीज, ठीक है, जो किसको इफेक्ट करेंगी, जो जाके ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स जिनके अंदर फर्ज करें डेफिशिएंसी है एक एंजाइम G6PD में, ठीक है, उनमें जाके मसला करेंगी, ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रेटेज डेफिशिएंसी डज नॉट रिजल्ट इन डिजीज, बट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में जहाँ पे G6PD डेफिशिएंसी होती है वहाँ पे डिजीज नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी ड्रग दे दी, ठीक है, जैसे आपने कोई एंटी मलेरियल ड्रग दे दी, जैसे प्राइमाक्विन है, आपने दे दिया हो, उस पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी भी है, उसके अंदर इनहेरिटेडली G6PD डेफिशिएंसी मौजूद है, और ऊपर से आपने किसी को कोई एंटी मलेरियल ड्रग दे दी है, तो उसके अंदर सीवियर हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, उसके रेड ब्लड सेल्स टूटना फूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि उसने कौन सी मेडिसिन ले ली है खुद से, या उसके अंदर इनहेरिटेडली किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। उन पेशेंट्स को नॉर्मली, ऐसे पेशेंट्स के अंदर कोई ना कोई मसला चल रहा होता है तो उनको पहले से पता होता है कि मैं जी फलानी चीज़ मेरे नुकसान पहुंचाती है, या ये ड्रग की वजह से मुझे मसला हो जाता है, तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते। ड्रग हिस्ट्री वगैरह, पास हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है।
अच्छा, फिर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, जो हमारा ये आज का टॉपिक है, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर बच्चों पीछे अगर आप ये टेबल देखो, तो मैंने इस टेबल में आप लोगों को क्लियर बताया था कि अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के अंदर मसला है, अब इस आगे जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी ना आज, ठीक है, वो हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी नहीं, हमारा ज़्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के ऊपर ध्यान होगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एलर-डेनलस सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं एससीक्यू के लिहाज से भी और एमसीक्यू के लिहाज से भी। ठीक है, अब आप इस टेबल पे तवज्जो दोगे, ठीक है, और हम इसको डिटेल से पढ़ते जाएंगे। मार्फन सिंड्रोम पहले पढ़ते हैं। क्या डिसऑर्डर है? कनेक्टिव टिश्यू का प्रोसेस डिसऑर्डर है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन, वाइस वर्सा हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन जब हम कहते हैं तो हम उसको कोलेजन का वर्ड यूज़ करते हैं। मैनिफेस्टेड प्रिंसिपली बाय चेंजेस इन द स्केलेटल, आईज एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे इन 3 ऑर्गन्स में ये स्पेसिफिकली मैनिफेस्ट होती हैं। इसकी प्रेवलेंस 1 इन 5000 है। ठीक है, और 70 to 85% केसेस फैमिलियल होते हैं, जैसे रन करते रहते हैं। और ट्रांसमिट कैसे होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस से। सो इस पैराग्राफ में अगर आप देखो तो 5 से 6 एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, फिर अगर आप देखो तो कौन सी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, अगर आप ऊपर से शुरू करो तो आइज और स्केलेटन और सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट वगैरह। ठीक है, और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कुछ केसेस स्पोरेडिक भी होते हैं और कुछ न्यू म्यूटेशन से भी अराइज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट रिजल्ट फ्रॉम इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एन एक्स्ट्रासेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड फिब्रिलिन 1। अगर आप इस टेबल को पीछे देखो तो हम लोगों ने इसमें पहले से ही इस प्रोटीन का नाम पढ़ लिया था। ये मार्फन सिंड्रोम के, इधर देखो मिससेंस म्यूटेशन हुई, कौन सी प्रोटीन? फिब्रिलिन, फिब्रिलिन लिखा हुआ है, फिब्रिलिन 1 वैसे इसका नाम होता है। ठीक है, There are two fundamental mechanisms by which loss of fibrillin leads to the clinical manifestation of Marfan syndrome. ठीक है, दो वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल मैकेनिज्म्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोटीन लॉस हो जाती है। क्या? लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन माइक्रोफिब्रिल रिच कनेक्टिव टिश्यू एंड एक्सेसिव एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग। ठीक है, ये दो मैकेनिज्म याद रखने हैं। या तो माइक्रोफिब्रिल, एक तो फिब्रिलिन है, एक माइक्रोफिब्रिल रिच कनेक्टिव टिश्यू है, उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट खत्म हो गया। दूसरा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा सिग्नलिंग की एक्सेसिव एक्टिवेशन हो रही है। ठीक है, एक्सेसिव एक्टिवेशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे कह लो ना कि फिब्रिलिन लॉस हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ ये बताना चाह रहा है। सो अगर पैथोजेनेसिस आपसे पूछी जाए तो आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। शाबाश, ये आप लोगों ने पढ़े थे। शाबाश, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप लोगों ने पढ़े थे। वेरी गुड रमज़ा, इकरा, शाबाश। यही चीज़ें हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये मार्फन सिंड्रोम, एलर डेनलर सिंड्रोम, जेनेटिक्स मोस्टली बायोकेमिस्ट्री में आप कर लेते हो, लेकिन अगर आप लोगों को अगर स्पेसिफिकली पैथोलॉजी में अगर आपकी से पैथोजेनेसिस पूछी जाती है तो आप लोगों ने ये लिखना है, प्रिंसिपल मैकेनिज्म्स ये होंगे जिसकी वजह से फिब्रिलिन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो पैथोजेनेसिस में फिब्रिलिन के बारे में बता रहे हैं कि फिब्रिलिन क्या होती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को सबको पता लग गया कि ये एक प्रोटीन है। ठीक है, टाइप ऑफ जैसे कह लो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स फाउंड इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर के अंदर जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, जो उसको बना रहे होते हैं, ठीक है, उसका एक मेजर कंपोनेंट है, फिब्रिलिन इसको कहते हैं। इनका काम क्या है कि दे प्रोवाइड अ स्कैफोल्डिंग ऑन विच ट्रोपोइलास्टिन इज डिपॉजिटेड टू फॉर्म इलास्टिक फाइबर। ठीक है, बेसिकली इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है टोपो इलास्टिन, इलास्टिक फाइबर्स को, जिनके ऊपर जाके टोपो इलास्टिन ने अटैच होना होता है। ठीक है, तो सपोर्ट बेसिकली ये दे रही हैं ताकि इलास्टिक फाइबर्स बन सकें। ठीक है, ऑल्दो दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, दे आर पर्टिकुलरली अबंडेंट कहाँ पे होता है, ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। पर्टिकुलरली अबंडेंट कहाँ है? एओर्टा में, लिगामेंट्स में, सिलियरी जोन्स दैट सपोर्ट द लेंस। ठीक है, दीज टिश्यू आर प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड इन द मार्फन सिंड्रोम। जैसे हमने कहा था कि सीवीएस अफेक्ट होता है, तो सीवीएस से आप लोग ये याद कर सकते हो कि एओर्टा में, ठीक है, अबंडेंट है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोफाइब्रिल्स का वो भी बता रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा आइज अफेक्ट होती हैं, जैसे सेलरी जोन्यूल्स दैट सपोर्ट्स द लेंस। लेंस को जो इलास्टिक फाइबर जो सपोर्ट कर रही होती है ना, उनमें माइक्रोफाइब्रिल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती हैं। आप खुद सोचो कि जहाँ पे ये बहुत क्वांटिटी में पाई जा रही हैं, वहाँ पे अगर फिब्रिलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली इन ऑर्गन्स के अंदर मसला पैदा होगा। ठीक है, इसके अलावा लिगामेंट्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्केलेटन की, ठीक है, वहाँ पे कोई मसला होगा तो ऑब्वियसली स्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होगा। सो ये 3 ऑर्गन्स बेसिकली अफेक्ट होते हैं मार्फन सिंड्रोम में।
फिब्रिलिन का वो आगे मजीद बता रहा है कि दो इसकी होमोलोगस फॉर्म्स होती हैं, एक फिब्रिलिन 1 होती है, एक फिब्रिलिन 2 होती है, ठीक है। दो सेपरेट जीन्स की वजह से इनकोडेड होती हैं, FBN1, ठीक है। FB आपने फिब्रिलिन से याद रखना है, FBN 1 and 2 दे आर मैप्ड ऑन द क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर वो पाई जाती है 15q21, 5q23, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। म्यूटेशन ऑफ फिब्रिलिन 1 जिससे पहला जीन है FBN1 underlie the Marfan syndrome, and mutation of the related FBN2 genes are less common, and they give rise to congenital contractural arachnodactyly, an autosomal dominant disorder characterized by skeletal abnormalities. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि FBN1 की जब म्यूटेशन होगी तो मोस्ट प्रोबेबली मार्फन सिंड्रोम होगा, लेकिन अगर FBN2 की जो कि लेस कॉमन है उसकी वजह से एक और डिजीज वो बता रहा है स्केलेटल सिस्टम की ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल कॉन्ट्रेक्चुरल रेक्नोडेक्टाइली। जहाँ भी डेक्टाइली का वर्ड आ रहा है इसका मतलब है कि डिजिट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रेक्चुरल है इसका मतलब है स्केलेटल से रिलेटेड है, और कंजेनिटल है इसका मतलब है कोई डिजीज है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली कंजेनिटल कॉन्ट्रेक्चुरल रेक्नोडेक्टाइली इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। अच्छा, अब वो म्यूटेशन एनालिसिस बता रहा है कि मोर देन 600 डिस्टिंक्ट म्यूटेशन FBN1 जीन की पाई जाती हैं उन पेशेंट्स में जिनमें मार्फन सिंड्रोम होता है। मोस्ट ऑफ दीज आर मिससेंस म्यूटेशन, पीछे भी पढ़ चुके हैं, 10,000 दफ़ा पढ़ चुके हैं। अब इसको एग्जाम में कोई भूला तो वो फिर अपना हशर देखेगा मेरे से। मिससेंस म्यूटेशन दैट गिव राइज टू एबनॉर्मल फिब्रिलिन 1। अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें याद करनी हैं बच्चों, इनको भूलना नहीं है। ये जेनेटिक थोड़ी कंफ्यूज करती है बट भूलना नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। These can inhibit the polymerization of fibrillin fibers. Alternatively, the reduction of fibrillin contact below a certain threshold weakens the connective tissue, जिसको haploinsufficiency वो कह रहा है। अच्छा, अब वो आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मार्फन सिंड्रोम्स की बता रहा है कि वो डिफरेंट होती हैं ड्यू टू चेंजेस इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एबनॉर्मलिटीज ऑफ फिब्रिलिन। सारा जिक्र फिब्रिलिन का हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स में होगा, जैसे बोन ग्रोथ, ओवर ग्रोथ हो रही है, या फिर मिक्सॉइड चेंजेस हो रहे हैं इन माइट्रल वॉल्स, दे कांट बी एट्रीब्यूटेड टू चेंजेस इन द टिश्यू इलास्टिसिटी। ठीक है, recent studies indicate the loss of the microfibril give rise to abnormal and excessive activation of transforming growth factor beta, since normal microfibrils sequester transforming growth factor beta and thus control the bioavailability of this cytokine। पीछे हमने TGF बीटा पढ़ा था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं जब माइक्रोफिब्रिल्स लॉस हो जाती हैं उनकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिवेशन होगी TGF बीटा की, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। सिंस नॉर्मल माइक्रोफिब्रिल सिक्वेस्टर, ये नॉर्मल माइक्रोफिब्रिल्स इसको यूज कर लेती हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को, और कंट्रोल में रखती हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ दिस साइटोकाइन। ये बेसिकली साइटोकाइन है, TGF बीटा इज अ साइटोकाइन, ठीक है ये भी प्रोटीन, ठीक है। सो अगर माइक्रोफिब्रिल लॉस्ट हो जाएगी तो इस प्रोटीन की, इस साइटोकाइन की बहुत तेजी से एक्टिवेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेशन होगी, ठीक है। अच्छा, जब एक्सेसिव TGF सिग्नलिंग होगी इसके डिलेटेरियस इफेक्ट्स होते हैं ऑन वैस्कुलर स्मूथ मसल डेवलपमेंट। इट आल्सो इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ मेटालोप्रोटीएजेस कॉजिंग लॉस ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब इस लाइन में देखो आपको इस तरह MCQ आ सकता है कि जब TGF की एक्सेसिव सिग्नलिंग होगी तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स की डेवलपमेंट इफेक्ट होगी। इसके अलावा एक्सेसिव एक्टिवेशन हो रही है मेटालोप्रोटीएजेस एंजाइम की, मेटालोप्रोटीएजेस एंजाइम की जब एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। वो बता रहे हैं कि आप दो तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, इन स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद क्लिनिकल फीचर ऑफ मार्फन सिंड्रोम देयर आर नो म्यूटेशन इन FBN1 बट इंस्टेड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन जीन्स दैट इनकोड TGF बीटा रिसेप्टर, ठीक है। फिब्रिलिन एंड FBN1 की कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन किस में हुई है, TGF बीटा में। सेकंड, इन माउस मॉडल ऑफ मार्फन सिंड्रोम जनरेटेड बाय म्यूटेशन इन FBN1 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज टू TGF बीटा प्रिवेंट्स ऑल्टरेशन इन द एओर्टा एंड माइट्रल वॉल, ठीक है। अगर तो एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर हुई जब उन्होंने माउस में देखा टू TGF बीटा, वो क्या करेंगी, दे विल प्रिवेंट द ऑल्टरेशन इन द एओर्टा एंड मेटल वॉल, ठीक है। इस लाइन को, ये दिस लाइन इज, ये माउस वाली छोड़ दो, लेकिन तुम लोगों के लिए ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट जिनमें मार्फन सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उनमें FBN1 की म्यूटेशन ना भी हो तो उनमें TGF बीटा रिसेप्टर की म्यूटेशंस का गेन ऑफ फंक्शन होता है। हमने पिछली दफा पढ़ा था ना, लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉर्फोलॉजी है बच्चों, ठीक है, आप लोगों की बुक में इसी तरह लिखी हुई है, उसी तरह मैंने उठाई थी कि एक तो मॉर्फोलॉजी में स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज
जो हमने पीछे पढ़ा था, ऑक्यूलर चेंजेस मतलब आई में चेंजेस और कार्डियोवैस्कुलर लीजन, ठीक है। स्केलेटल abnormalities are the most striking feature of Marfan syndrome. Typically, the patient is unusually tall with exceptionally long extremities and long tapering fingers and toes, ठीक है। अगर आपको क्लिनिकल सिनेरियो वाइज एग्जाम में तो आपको इस तरह आएगा कि एक टॉल पेशेंट है, ठीक है, बहुत ही टॉल, एक्सेप्शनली टॉल, अनयूजुअली टॉल, उसकी लंबी लंबी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, मतलब हाथ बहुत लंबे हैं, उसकी टांगें बहुत लंबी लंबी हैं, उसकी टेपरिंग फिंगर्स हैं, ठीक है, लंबी सी और टेपरिंग फिंगर्स होती हैं, ठीक है, और टोज पाँव की भी, ठीक है। उसके जो जॉइंट के लिगामेंट्स हैं, हैंड और फीट के जो जॉइंट्स के लिगामेंट हैं वो बहुत ज़्यादा लैक्स हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, सजेस्टिंग दैट द पेशेंट इज डबल जॉइंटेड। टिपिकली द थंब कैन बी हाइपर एक्सटेंडेड बैक टू द रिस्ट, मतलब थंब इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना हाइपर एक्सटेंड हो सकता है कि आप उसको रिस्ट से टच कर सकते हो, ठीक है। इन पेशेंट्स का हेड जो है लॉन्ग हेडेड होता है, ठीक है, डोलोकैफलिक जिसको वो टर्म यूज कर रहा है, विद बोजिंग ऑफ द फ्रंटल एमिनेंसेस एंड प्रोमिनेंट सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। वैरायटी ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में एम्पेयर्ड, जब वो इतने लंबे होंगे तो उनके अंदर काफी सारी स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, जैसे काइफोसिस, स्कोलियोसिस और रोटेशन और द स्लिपिंग ऑफ द डोर्सल और लंबर वर्टिब्रेज। चेस्ट इनकी डिफॉर्म्ड होती है, टिपिकली पेक्टस एक्सकवेटम, डीपली डिप्रेस स्टर्नम, इनकी स्टर्नम बहुत अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होती है, या पिजन ब्रेस्ट डिफॉर्मिटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। आइज में तो आपको सिनेरियो हमेशा क्लिनिकल फीचर्स के साथ आता है एग्जाम में, आपको कभी भी ये नहीं आएगा कि एक पेशेंट मार्फन सिंड्रोम के साथ आया, आपको आएगा कि एक पेशेंट है बहुत ज़्यादा टॉल है, टेपरिंग फिंगर्स हैं, ठीक है, आपके साथ प्रेजेंट, आपके पास आया है किसी आई डिफॉर्मिटी की वजह से, जैसे उसकी कोई लेंस की डिसलोकेशन हो गई है, ठीक है, उसको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो आपके पास आया है, जब आप उसको देखोगे तो आप कहोगे कि ये तो मार्फन सिंड्रोम के साथ आया है, जब आप उसके फीचर्स उससे पूछोगे, ठीक है। आइज में क्या मसला हो सकता है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बायलेटरल सबलेक्सेशन। सबलेक्सेशन का मतलब होता है कि लेंस दोनों साइड के लेंस में लेंस अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया है, या आउटवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, इसको हम एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं, इस कंडीशन को, लेंस की डिसलोकेशन, ठीक है। unusually is uncommon in persons who do not have this disease, that the bilateral ectopia lentis should raise the um, suspicion of Marfan syndrome, ठीक है। अब ये जब भी कोई पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करे जिसका बायलेटरल, जिसमें बायलेटरल टोपिया लेंटिस की फाइंडिंग हो, ठीक है, उसकी वजह से आपका मार्फन सिंड्रोम का फॉरन सस्पिशियस दिमाग में आ जाना चाहिए। इसके अलावा सीवीएस की कंडीशन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, दो बहुत कॉमनली इनकाउंटर लीजन होती हैं सीवीएस में, या माइट्रल वेल प्रोलेप्स होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या असेंडिंग एओर्टा की डायलिटेशन होगी ड्यू टू सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस, ये उसकी वॉल के अंदर होगा, ठीक है। हिस्टोलॉजिकली जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको क्या नजर आएगा, नेक्रोसिस नजर आएगी, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस आपको वेसल वॉल में। इसके अलावा लॉस ऑफ मीडियल सपोर्ट रिजल्ट्स इन द प्रोग्रेसिव डायलिटेशन ऑफ द एओर्टिक वॉल, जब आपको अंदर का वाल्व का मीडिया या उसके उसमें चेंज आई हुई है, जो होता है ना वाल्व की लेयर होती है, इलास्टिक और मीडिया और एंटेमा वगैरह, ठीक है, उसमें वो कह रहा है गड़बड़ आ रही है, जब आप उसको हिस्टोलॉजिकली देखोगे। इसके अलावा एक्सेसिव, जब हमने पढ़ा था टीजीएफ बीटा सिग्नलिंग होगी इन द एडवेंटिशिया, so it also contributes to aortic dilatation, ये एडवेंटिशिया उसकी लेयरिंग को कह रहा है वेसल की। and weakening of the media predisposes to an intimal tear which may initiate an intramural hematoma that cleaves the layers of the media to produce aortic dissection, ठीक है। अब ये सारा एओर्टा के अंदर चेंजेस बता रहे हैं कि क्या क्या होंगी, उसकी वेसल वॉल में इंटिमिया, एडवेंटिशिया, इन सब की वीकनिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वेसल डायलेट हो रही है। After cleaving the aortic layer for considerable difference, sometimes back to the root or aorta, down syndrome often ruptures through the aortic wall, मतलब वो आगे की तरफ चलता जाता है, रूट की तरफ या आगे की तरफ, और ये कॉज ऑफ डेथ बनता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा वो बता रहा है, यही वही चीज़ें जो हमने पीछे इस पैरा में पढ़ी हैं कि माइट्रल वाल्व की लीजन मोस्ट फ्रीक्वेंटली होती हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट माइट्रल वाल्व में उनको सॉफ्ट बना देता है, जिसको हम फ्लॉपी वॉल्व कहते हैं। और वाल्वुलर लीजन कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती हैं, टू द कॉर्डियर टेंडिनी, जिसकी वजह से माइट्रल रीगर्ड होता है। सो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर द माइट्रल वाल्व। इसके अलावा ट्राइकस्पिड वाल्व में भी यही चेंजेस देखी जा सकती हैं, एंड रियरली इन द एओर्टिक वाल्व। एकोकार्डियोग्राफी अगर आप देखें, इट एनहांसेस greatly enhances the ability to detect the cardiovascular abnormality in these patients. अच्छा, आगे वो कह रहा है कि जो आपको लेजेंड्स अभी टिपिकली हमने मार्फन सिंड्रोम में देखी हैं, वो टिपिकल मार्फन सिंड्रोम आपको बताती हैं। ऑकुलर चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर एंड स्केलेटल, ठीक है।
Patient with prominent eye or cardiovascular changes may have few skeletal abnormalities, while others with striking changes in the body habitus have no eye changes. ठीक है, अब वो कह रहा है ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट आई चेंजेस हो सकते हैं, सीवियर चेंजेस होते हैं, लेकिन उनकी स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेंगे जिसमें स्केलेटल चेंजेस होंगी लेकिन आई में चेंजेस नहीं होंगी। ठीक है, सो फैमिलियल इंटरफैमिलियल वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा सच वेरिएशंस की इन वेरिएशंस की वजह से जो मार्फन सिंड्रोम का डायग्नोसिस इट इज क्लिनिकली बेस्ड ऑन द सो कॉल्ड रिवाइज्ड गेंट क्राइटेरिया, जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड गेंट क्राइटेरिया। एंड इस क्राइटेरिया में हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, जो उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, कार्डिनल साइंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस, इन द एब्सेंस ऑफ फैमिली हिस्ट्री या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिब्रिलन म्यूटेशन, ये हम रिवाइज गेंट क्राइटेरिया में सारा स्टडी करते हैं। ठीक है, इन जनरल मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फोर ऑर्गन्स जैसे स्केलेटल, कार्डियोवैस्कुलर, ऑक्यूलर या स्किन, ठीक है, इनकी होनी चाहिए, मतलब इन 4 ऑर्गन्स में से 2 ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए या किसी भी दूसरे ऑर्गन की माइनर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप उसको लेबल करने के लिए मार्फन सिंड्रोम रिवाइज गेंट क्राइटेरिया में हम ये स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वही आगे बताया हुआ है कि मोर देन 600 डिफरेंट म्यूटेशंस होंगी दैट अफेक्ट द फिब्रिलिन लोकस जब एक मार्फन सिंड्रोम की वेरिएबिलिटी पे मार्फन सिंड्रोम की वेरिएबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। अच्छा, हमारा जो मेन ट्रीटमेंट होता है मेडिकल ट्रीटमेंट इस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर हम देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे हार्ट रेट को, एओर्टिक वाल्व के ऊपर जो वॉल के ऊपर एओर्टा की वॉल के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है उसको कम करते हैं। एनिमल मॉडल्स में जब टीजीएफ बीटा एक्टिविटी को इनहिबिट किया गया बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तो वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल था। ठीक है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग यूज ऑफ एंटीबॉडीज आप ह्यूमन में नहीं दे सकते, इस तो दूसरी स्ट्रैटेजीज वगैरह भी टेस्ट की जा रही हैं। इसके अलावा एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर के ब्लॉकेज जब आप करते हैं ह्यूमंस में तो वो भी कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। दूसरा हमारा सिंड्रोम है जो हम आज डिस्कस करेंगे, दैट इज एलर-डेनलेस सिंड्रोम। एलर-डेनलेस सिंड्रोम हम पीछे जाते हैं, तुम लोग को यही टेबल मैं दोबारा दिखा रही हूँ। ठीक है, एलर-डेनलेस सिंड्रोम को इसमें देख लो। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स में जब फिब्रिलिन से ऊपर जाओ तो कोलेजन था, कोलेजन की डिलीशन या पॉइंट म्यूटेशन की वजह से रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ नॉर्मल कोलेजन होगा या नॉर्मल अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव कोलेजन होगा, उसको हम कहते हैं एलर-डेनलेस सिंड्रोम। आई होप कि तुम लोग को फिब्रिलिन मार्फन अब नहीं भूलेगा। ठीक है, एलर-डेनलेस सिंड्रोम में क्या होता है, इट कंप्राइज अ क्लिनिकली एंड जेनेटिकली हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम सम डिफेक्ट इन द सिंथेसिस ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ फिब्रिलर कोलेजन। ठीक है बच्चों, कोलेजन वहाँ क्या था, फिब्रिलिन, यहाँ है कोलेजन। ठीक है, दूसरे डिसऑर्डर्स जो कोलेजन सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जैसे टेबल में लिखा हुआ है, एल्पोर्ट सिंड्रोम एंड एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, एक दो भी याद रख लेना, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और एलर-डेनलेस भी बहुत है तुम लोगों के लिए। अच्छा, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दैट कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय जेनेटिक एरर एंड दैट मे अफेक्ट एनी वन ऑफ द न्यूमरस स्ट्रक्चरल कोलेजन जीन्स और एंजाइम नेसेसरी फॉर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेजन। जी बच्चे, आई थिंक तुम लोगों को समझ आ रही है, शुक्र है, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्डिंग वेल। ठीक है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में भी ये चीज़ें पढ़ी हैं और वही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करें एंड आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग कि क्या चीज़ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल कोलेजन जीन में कहीं पे भी मसला हो जाए या एंजाइम्स जो कि कोलेजन बनाने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, उनकी कोई ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो जाए तब गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एलर-डेनलेस सिंड्रोम है, ईडीएस उसको लेबल कर रहा है, उसके अंदर मेंडेलियन पैटर्न के तीनों फैक्टर्स आ जाते हैं। उनको देखते हुए एलर-डेनलेस सिंड्रोम के 6 वेरिएंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलर-डेनलेस सिंड्रोम ये तुम लोगों की बुक से टेबल उठाया है। 6 टाइप्स इसकी बनाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये 7A, B और 7C। ठीक है, सो बेसिकली एलर-डेनलेस सिंड्रोम आर प्रीवियसली क्लासिफाइड बाय रोमन न्यूमरल्स एंड पैरेंथेसिस शो प्रीवियस न्यूमरल इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अब इनको आप लोगों ने बच्चों याद करना होगा कि टाइप 1 और 2 क्लासिक टाइप होती है जिसमें किस चीज़ का मसला होता है, स्किन एंड जॉइंट हाइपरमोबिलिटी होगी, एट्रोफिक स्कार्स होंगे और इजी ब्रूजिंग होगी। अगर आप देखो तो ये सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट आ रहे हैं एक्सेप्ट
टाइप 6 जिसको काइफोस्कोलियोसिस कह रहे हैं, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ देखो तो वो जीन का बता रहा है कि किस जीन में मसला होगा। दो हमारे पास सिर्फ ऑटोसोमल रिसेसिव हैं एलर-डेंडर सिंड्रोम के वेरिएंट्स में, वन इज टाइप 6 एंड द अदर इज टाइप 7C। 6 एंड 7C दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव, और रेस्ट जितने भी हैं दे आर ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखो क्लासिक की अगर आपके पास एक क्लासिक ईडीएस प्रेजेंट करता है 1 एंड 2, उसमें क्या होगा, उसमें स्किन और जॉइंट हाइपर मोबाइल होंगे, स्कार्स एट्रोफिक हो जाएंगे और इजी ब्रूजिंग होती है ऐसे पेशेंट में। कोल 5A1 एंड कोल 5A2 के जीन डिफेक्ट होता है। हाइपर मोबिलिटी अगर 2 आप देखें तो उसमें जॉइंट्स हाइपर मोबाइल होते हैं, पेन होता है एंड डिसलोकेशन होती है जॉइंट की, वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जीन डिफेक्ट का हमें नहीं पता। नंबर 4 अगर आप देखें तो दैट इज वैस्कुलर, इसमें थिन स्किन होती है, आर्टीरियल और यूटेराइन रप्चर हो सकता है, ब्रूजिंग इजीली होती है, स्मॉल जॉइंट्स की हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी होती है, और कॉल 3A1 की जीन डिफेक्ट होता है। इसके अलावा टाइप 6 अगर आप देखें तो काइफोस्क्यूलियोसिस उसको कह रहे हैं, जिसमें हाइपोटोनिया के जॉइंट लैग्स होंगे, कंजेनिटल स्कोलियोसिस, जहाँ पे स्कोलियोसिस का मतलब आ जाए ना तो उसका मतलब होता है कि वर्टिब्रल डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, या ऑकुलर फ्रिजिलिटी जिसको कह रहे हैं। अब देखो आपसे पूछा, अगर आपको हम पूछें कि एलर-डेंडर सिंड्रोम में कौन सा जीन डिफेक्ट होगा, लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज, उसमें पेशेंट आपको कैसे प्रेजेंट करेगा, उसके जॉइंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा लेग्स होंगे, कंजेनिटली स्कोलियोसिस होगा, उसकी कमर मुड़ी हुई होगी, बेंड होगी, ठीक है, ऑकुलर आई की चेंजेस आएंगी, हाइपोटोनिया होगा, बॉडी की टोन बहुत कम होगी। फिर 7A अगर आप देखें और बी देखें तो अर्थ्रोक्लेजिया, इसमें सिवियर जॉइंट हाइपर मोबिलिटी होती है, स्किन चेंजेस माइल्ड होते हैं, स्कोलियोसिस और ब्रूजिंग इजीली होती है, कोल A1 कोल A2 का जीन डिफेक्ट होता है, एंड डर्मेटोस्पेरेक्सिस टाइप 7C रिसेसिव है, जिसमें सिवियर स्किन फ्रेजिलिटी होती है, क्यूटिस लेक्स एंड ब्रूजिंग, सब स्किन से रिलेटेड इसमें चेंजेस आएंगी। और कौन से एंजाइम जीन का डिफिशियंसी होगी, प्रो कोलेजन एंड पेप्टाइडेज, ठीक है, आगे वही उसने बार बार डिस्कस किए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। जो जो टिश्यूज जिनके अंदर कोलेजन बहुत रिचली पाया जाता है, जैसे स्किन है, हमारे लिगामेंट्स हैं, हमारे जॉइंट होते हैं, वो सब हमारे ईडीएस के वेरिएंट्स में शो होते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल जब कोलेजन फाइबर्स होंगे उसकी वजह से जो जॉइंट की टेंसाइल उसकी स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, स्किन अगर टेंस नहीं होगी तो वो हाइपर एक्सटेंसिबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप देखो कि ओल्ड एज में हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ सी आ जाती हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ हमारा कोलेजन फाइबर्स रिलैक्स हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, और जॉइंट्स हाइपर मोबाइल होते हैं ऐसे पेशेंट्स के, ठीक है। और these features permit the grotesque contortions such as bending the thumb backward to touch the forearm and bending the knee forward to create almost a right angle. It is believed that most contortionists have one of the EDS. कंटोर्शनिस्ट मतलब जो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा कंटोर बहुत बेंड कर लेते हैं, ठीक है, जैसे सर्कस वगैरह में देख लो, या अगर नी को आप बेंड करके ऑलमोस्ट राइट एंगल बना दो, या फिर आप अपना थंब जो है वो पीछे फोर आर्म के ऊपर टच कर लो, ठीक है। A predisposition to joint dislocation, however, is one of the prices paid for this virtuosity. The skin is extraordinarily stretchable, extremely fragile, and vulnerable to trauma. स्किन के बारे में याद रखना है कि स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होती है इन पेशेंट की, क्योंकि कोलेजन का मसला हुआ होता है। अच्छा, माइनर इंजरीज की वजह से गैपिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, सर्जिकल रिपेयर हो जाती है लेकिन ग्रेट डिफिकल्टी के साथ, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में कोलेजन की एबनॉर्मल है ना, तो जब कोलेजन ही प्रॉपर नहीं होगा तो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेंथ जॉइंट की हो ही नहीं सकेगी या स्किन की हो ही नहीं सकेगी। बेसिक डिफेक्ट अगर आप इन इटैलिक लेटर्स को पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द बेसिक डिफेक्ट इन द कनेक्टिव टिश्यू में लीड टू द सीरियस इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। जब आप देखो, जब बॉडी का स्किन, उसके लिगामेंट्स और जॉइंट्स नहीं होंगे तो वेसल भी ऑब्वियसली इफेक्ट होंगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो रप्चर है कोलोन का या लार्ज आर्टरीज का, वैस्कुलर ईडीएस में होता है, या ऑकुलर फ्रिजिलिटी होगी जिसकी वजह से कॉर्निया रप्चर हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। डायफ्रेगमेटिक, हमारा डायफ्राम भी हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, उसका हर्निया हो सकता है जिसको हम क्लासिक ईडीएस कहते हैं, ठीक है। जब आर्टरीज अफेक्ट हो रही है तो हम उसको कहते हैं वैस्कुलर ईडीएस। जब हमारा जो काइफोस्कोलियोसिस ईडीएस है, जो कि टाइप आई थिंक इट वाज 6, ठीक है, उसमें हमारा देख लो, उसमें हमारी कॉर्निया रप्चर हो रही है, कॉर्निया की रेटिनल डिटैचमेंट हो रही है, और हमारा जो क्लासिक ईडीएस है उसमें हमारी स्किन और जॉइंट हाइपर मोबाइल होते हैं, ठीक है। सो उसको हम और उसमें स्केलेटल भी हाइट्रोफिक स्कार, इजी ब्रूजिंग होती है, तो इस वजह से उसमें डायफ्रेगमेटिक हर्निया वगैरह भी कॉमन हो सकता है, उसको क्लासिक ईडीएस में पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर जो इसके हैं वो सेवरल इसके बेसिस बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर लेवल पे हैं। मोस्ट कैरेक्टराइज द काइफोस्कोलियोसिस टाइप, द मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म ऑफ ईडीएस। आप लोगों को एमसीक्यू इस तरह पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें देखो नंबर 4 है, नंबर 6 है काइफोस्कोलियोसिस टाइप, ऑटोसोमल रिसेसिव है, लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है उसमें, यही सारा लिखा हुआ है। लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये कोलेजन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम ऐसा एंजाइम जो कि नेसेसरी है फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ लाइसिन रेजिड्यूज। अफेक्टेड पेशेंट में रिड्यूस्ड अमाउंट होती है इस एंजाइम की, लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज की, क्योंकि हाइड्रोक्सिलिन बहुत ज़रूरी है कोलेजन फाइबर बनाने के लिए। जब लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली कोलेजन सिंथेसिस सही नहीं हो सकेगी, और अगर कोलेजन सिंथेसिस हो भी रही है तो उसके अंदर नॉर्मल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब वो वैस्कुलर टाइप ऑफ ईडीएस बता रहा है कि किस वजह से हुई थी, क्योंकि एबनॉर्मल टाइप ऑफ ये वाली वैस्कुलर कौन सी है, नंबर 4 कहाँ गई ये। अच्छा यहाँ पे बच्चों ये वैस्कुलर को उसने नंबर 4 लेबल किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ आप लोगों के थ्योरी में उसने लिखा हुआ है एबनॉर्मलिटीज ऑफ टाइप 3 कोलेजन, ठीक है। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये ईडीएस का वेरिएंट है नंबर 4th, लेकिन कोलेजन 4 टाइप्स के होते हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, कोलेजन की भी 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो ईडीएस का वैस्कुलर टाइप है उसमें टाइप 3 कोलेजन एबनॉर्मल होता है। आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है, आप ये ना कंफ्यूज करना कि वैस्कुलर टाइप ईडीएस में तो टाइप 4 थी, ये 3 क्यों लिखा हुआ है? ये टाइप 3 कोलेजन की डेफिशिएंसी हो रही है। कोलेजन भी आगे से 4 टाइप्स का होता है ना, ठीक है। ये टाइप की दिस फॉर्म इज जेनेटिकली हेट्रोजीनस होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस होती हैं विच अफेक्ट द कोल 3A1 जीन विच इनकोड द कोलेजन टाइप 3, ठीक है। अच्छा, some affect the rate of synthesis of pro alpha 1 chain, other affect the secretion, and still other leads to the synthesis of structurally abnormal type 3 collagen. So basically type 3 collagen में मसला आ रहा है, या उसकी synthesis में, ठीक है, या secretion of type 3 pro collagen में, या structurally abnormal synthesis of type 3 collagen में, ठीक है। सम म्यूटेंट एलील भी होते हैं विच बिहेव एज डोमिनेंट नेगेटिव एंड थस प्रोड्यूस सीवियर फिनोटाइपिक इफेक्ट फिजिकली, जो अपेरेंटली आपको पेशेंट नजर आता है। मॉलिक्यूलर स्टडीज से हमें ये पता लगा है कि जो रैशनल बेसिस होती है पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन का या क्लिनिकल फीचर्स का, दे आर दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वेरिएंट। फर्स्ट बिकॉज द वैस्कुलर टाइप ईडीएस इज, अब ये वैस्कुलर ही हम पढ़ें, ठीक है। बिकॉज वैस्कुलर टाइप जो ईडीएस है इट रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूटेशन इन्वॉल्विंग अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन रेदर देन एन एंजाइम प्रोटीन। अभी तक हम जितने भी पढ़े हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को ही डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस था इसका, जैसे पीछे टेबल में पढ़ा था। सेकेंडली बिकॉज ब्लड वेसल एंड इंटेस्टाइन्स आर नोन टू बी रिच इन टाइप 3 कोलेजन, एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ दिस कोलेजन इज कंसिस्टेंट विद स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स, ठीक है। अब टाइप 3 कोलेजन उसने क्यों कहा? क्योंकि कौन से ऑर्गन इससे अफेक्ट होंगे? एक तो ब्लड वेसल्स और दूसरा हमारी इंटेस्टाइन जीआईटी, क्योंकि दे आर रिचली मेड ऑफ टाइप 3 कोलेजन, ठीक है। जब टाइप 3 कोलेजन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी। अच्छा, अब वो बता रहा है कि बाकी 2 फॉर्म्स ऑफ ईडीएस जो है, जिसको आर्थ्रोकलेजिया कह रहा है या डर्मेटोस्पेरेक्सिस टाइप कह रहा है, उसमें किस कोलेजन की डेफिशिएंसी होगी? टाइप 1 प्रो कोलेजन की, ठीक है। डिफेक्ट इन द, बेसिकली उसमें डिफेक्ट है कन्वर्जन ऑफ टाइप 1 प्रो कोलेजन टू कोलेजन, ठीक है। ये 2 टाइप्स भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, आर्थ्रोकलेजिया टाइप 7AB एंड डर्मेटोस्पेरेक्सिस टाइप 7C, ये वाली बच्चों, ठीक है। इस स्टेप में क्या होगा? जब टाइप 1 प्रो कोलेजन कोलेजन में नहीं बनेगा तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ कोलेजन बनता जाएगा, ठीक है। इट दिस स्टेप इन कोलेजन सिंथेसिस इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ नॉन कोलेजन पेप्टाइड एंड एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस ऑफ द प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस लेवल पे क्लीवेज हो जाएगा नॉन कोलेजन पेप्टाइड्स का एन और सी टर्मिनल पे। उसके बाद क्या होगा? जो एन टर्मिनल स्पेसिफिक और सी टर्मिनल स्पेसिफिक पेप्टाइडेजेस जो रोल प्ले करेंगी, डिफेक्ट क्या होगा? प्रो कन्वर्जन ऑफ प्रो कोलेजन टू कोलेजन, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। डिफेक्ट इन द कन्वर्जन ऑफ प्रो कोलेजन टू कोलेजन इन आर्थ्रोकलेजिया टाइप have been traced to mutation that affect one of the 2 types of collagen gene, col A1, col A2। इन जीन्स के डिफेक्ट होगा। एज अ रिजल्ट स्ट्रक्चरली abnormal pro alpha 1 and pro alpha 2 2 gene chain that resist the cleavage of n terminal peptides are formed। इस टेबल में आप देखो तो इसमें साफ बताया हुआ है कि कोल A1 एंड कोल A2 के जीन डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से प्रो कोलेजन 1 प्रो कोलेजन में चेंज नहीं हो सकेगी।
अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं कि इन पेशेंट्स विद सिंगल म्यूटेंट एलील ओनली 50% ऑफ टाइप 1 कोलेजन चेन्स आर एब्नॉर्मल, बट बिकॉज़ दीज़ चेन, क्योंकि अगर सिंगल म्यूटेंट एलील म्यूटेंट हुआ है ना, तो उसमें वो कह रहा है कि 50% जो टाइप 1 कोलेजन होता है वो एब्नॉर्मल होती है, 50% ठीक है। Because these chain interfere with the formation of normal collagen helices, heterozygotes manifest the disease। लेकिन वो कह रहा है क्योंकि ये चेन्स, जो कोलेजन चेन्स हैं, ये नॉर्मल कोलेजन हेलिसिस की फॉर्मेशन में इंटरफेयर कर सकती हैं, इसके इस तरह से हेट्रोजाइगोस जो होते हैं नॉर्मली डिजीज को मैनिफेस्ट कर देते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं ना होमोजाइगस जो होते हैं वो डिजीज मैनिफेस्ट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट केस है। इन कंट्रास्ट द रिलेटेड डर्मेटोस्पेरेक्सिस टाइप इज कॉज्ड बाय, अब पहले हमने ये वाली स्टडी की थी आर्थ्रोप्लेजिया, ठीक है। अब वो डर्मेटोस्पेरेक्सिस का बता रहा है कि डर्मेटोस्पेरेक्सिस में हमारे पास म्यूटेशन हुई प्रो कोलेजन की एन पेप्टाइडेज जीन की, जो क्लीवेज की जो कोलेजन की क्लीवेज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इट फॉलोज एन ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस। पीछे टेबल देखो लिखा हुआ है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ये टेबल्स जितने भी हैं बच्चों, ये आप लोगों की आसानी के लिए बने होते हैं और आगे बुक्स में मजीद उसी चीज़ को एलेबरेट किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। अब वो फाइनली जो लास्ट टाइप है हमारी, वो बता रहा है कि द कॉमन थ्रेड इन द ईडीएस इज सम एबनॉर्मेलिटी ऑफ द कोलेजन। These disorders are extremely heterogeneous at the molecular level, a variety of defects involving structural genes, वही उसको सारा समराइज कर रहा है। अच्छा, एक पैरा आपकी बुक में लिखा हुआ है जो क्लासिक टाइप ऑफ ईडीएस है, उसका वो बता रहा है कि म्यूटेशन इन द जीन फॉर टाइप 5 कोलेजन हैज बीन डिटेक्टेड, ठीक है। आप टेबल में देखो तो कोल 5A एंड कोल 5A2 लिखा हुआ है। ये 5 और A और 3 जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इसका मतलब है टाइप ऑफ कोलेजन, ठीक है। और बाकी इसमें वही बताया हुआ है। वन एग्जांपल इज ईडीएस लाइक कंडीशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द टेनेसिन एक्स, अ लार्ज मल्टीपेरिक प्रोटीन दैट अफेक्ट्स द सेंसिटिव फिब्रिल ऑफ टाइप 4 एंड टाइप 1 कोलेजन, ठीक है। ये एक डिजीज बताई हुई है, ईडीएस लाइक कंडीशन होती है जिसमें टेनेसिन एक्स एक प्रोटीन होती है, उसकी म्यूटेशन हो जाती है जिसकी वजह से टाइप 4 एंड टाइप 6 एंड टाइप 1 कोलेजन नहीं बनता। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ डिसऑर्डर्स हैं विच आर अफेक्टेड विद डिफेक्ट्स इन द रिसेप्टर प्रोटीन्स, जिसमें हम फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज जो हमने दोनों टॉपिक पढ़े हैं एलर्डेनलिस एंड मार्फन, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। रोज का रोज पढ़ना है। फेमिलियर हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। बल्कि फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया ये आज ही का आप लोगों का टॉपिक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जितना रह जाएगा हम ये नेक्स्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया में क्या होता है, रिसेप्टर डिजीज है, ठीक है। अब हम वो डिजीज पढ़े हैं जिनमें डिफेक्ट है रिसेप्टर प्रोटीन्स का, ठीक है। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स, ठीक है बच्चों, हाँ इस टॉपिक को थोड़ा सा भी कवर कर लेते हैं, बाकी जो रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फेमिलियर हाइपोकोलेस्ट्रोलीमिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्रिंग मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें डिफेक्ट किस चीज़ का हो रहा है, रिसेप्टर प्रोटीन का, ठीक है। अगर आप पीछे टेबल देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर का, तो उसमें रिसेप्टर डिसऑर्डर में जहाँ मसला हुआ है वो दैट इज फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ म्यूटेशन इन द जीन इनकोडिंग द रिसेप्टर फॉर एलडीएल विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी टेबल में भी एक्सप्लेन कर दिया था, उसके ट्रांसपोर्ट में या उसके रिसेप्टर में कुछ मसला हुआ है। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसेप्टर एबनॉर्मलिटी लॉस ऑफ फीडबैक कंट्रोल होगा, ठीक है। एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होंगे दैट इंड्यूस द प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस लीडिंग टू एन इंक्रीज चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एलडीएल के रिसेप्टर में मसला हुआ, उसकी विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब एलडीएल रिसेप्टर के अंदर मसला हुआ है, इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मली इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन होती जाएगी। जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा वेसल्स के अंदर बनेगा, बढ़ेगा, पैदा हो, वहाँ पे जमता जाएगा, तो प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस होती जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ एमआई होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमनली अकरिंग मेंडेलियन डिसऑर्डर है, 1 in 500 पीपल्स को अफेक्ट कर सकता है। और बर्थ से ही इन लोगों में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल की एलिवेशन होती है, जिसकी वजह से इन पेशेंट में टेंडिनस जेंथोमास वगैरह होते हैं। प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस अडल्ट लाइफ से ही होना शुरू हो जाती है। और जो होमोजाइगोट्स होते हैं उनमें डबल डोज होती है म्यूटेंट जीन की, सिवियरली अफेक्टेड होते हैं। दे आर 5-fold to 6-fold एलिवेशन इन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल। इनके अंदर स्किन के अंदर जेंथोमास वो होते हैं जो फैट के डिपोजिशन होती है ना, कोरोनरी, सेरेब्रल, पेरिफेरल, वेस्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है इन इंडिविजुअल के अंदर,
ठीक है? और ऐसे पेशेंट में जहाँ पे फ़ेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया होता है, वहाँ पे 20 इयर्स से भी कम लोगों में एमआई के चांसेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, आप लोगों की बुक में बच्चों नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट बताया हुआ है, व्हिच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? बायोकेमिस्ट्री में यू हैव स्टडीड ऑल ऑफ दिस, वी विल रिवाइज़ हियर कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट कैसा होती है, ठीक है? हमारी बॉडी का जो 7% बॉडी का कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करता है, प्रीडोमिनेंटली किस फॉर्म में? एलडीएल की फॉर्म में। एमसीक्यू के भी आपको याद होना चाहिए कि किस फॉर्म में ट्रेवल करता है? एलडीएल। And the amount of cholesterol is influenced by its synthesis and catabolism, and the liver plays a crucial role in both of these प्रोसेस, ठीक है? लिवर के अंदर हो रहा है, इसके अलावा लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एलडीएल की सिंथेसिस, सॉरी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म एलडीएल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और लिवर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब लिवर एलडीएल का मेटाबॉलिज्म बताया हुआ है, रोल ऑफ लिवर इसकी सिंथेसिस में लिवर का रोल और उसकी क्लियरेंस सारा बताया हुआ है, ठीक है? अगर आप यहाँ से देखो स्टार्ट करो तो ये लिवर सेल्स हैं, ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है? एपोसी B100 एंड एपोसी हेल्प कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो उसने लेबल किया हुआ है, ये जो रेड कलर के हैं ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं और सी जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ठीक है? ये सारे लिपिड्स हैं, ठीक है? एपोसी और B100 के साथ मिलके साथ एपो ई वी एल डी एल इज कन्वर्टेड, ये अंदर चला गया, ये हमारे पास दिखाया हुआ है फैट सेल्स, ठीक है? यहाँ पे ये फैट सेल्स हैं, लाइपोलाइसिस हो गई वेसल के अंदर जाके, ये मसल दिखाया हुआ है, VLDL की लाइपोलाइसिस हो गई, तोड़ फोड़ हो गई, फिर B100 और एपो ई की, यहाँ पे एपो सी ने कंट्रीब्यूट किया था और यहाँ पे एपो ई, ठीक है? B100 की मदद से ये इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन में चेंज हो गया, पहले क्या था? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, देन वी हैव इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन B100 की मदद से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को आप देखो तो इट इज फुली फॉर्म्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, यहाँ पे पीले रंग के छोटे बॉल्स अब गायब हो चुके हैं, विच वर द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है? अब इसमें वो बता रहा है कि रिसेप्टर मीडिएटेड क्लियरेंस भी हो जाती है एलडीएल की, या अदर क्लियरेंस हो जाती है, ठीक है? फिर से यहाँ पे साइकिल चल रहा है, यहाँ पे देखो दो तरह के बन रहे थे, एक हमारे पास आईडीएल से एलडीएल बन रहा था, या आईडीएल डायरेक्टली दोबारा लिवर सेल्स के ऊपर जाके एलडीएल रिसेप्टर्स पे अटैच हो रहा था, या एलडीएल की फॉर्म में लिवर में चला गया, ठीक है? पूरा का पूरा ये लिवर सेल है, या फिर आईडीएल की फॉर्म में लिवर के अंदर चला गया और वहां से फिर लिवर इसको VLDL और फिर IDL और फिर LDL और एक साइकिल चलता रहता है। नीचे भी लिखा हुआ है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड रोल ऑफ द लिवर इन इट्स सिंथेसिस एंड क्लियरेंस, lipolysis of very low density lipoprotein by lipoprotein lipase in the capillaries releases the triglycerides which are then stored in the fat cells and used as a source of energy in skeletal muscle, ठीक है? यहाँ पे जो येलो कलर के बॉल्स थे, रेड वाले कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स थे, और वो बता रहा है जो येलो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स होते हैं ना, जब VLDL की लाइपोलाइसिस होती है, तोड़ फोड़ होती है बाय द हेल्प ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस एंजाइम्स, तो जो मसल्स और फैट के अंदर ये सारे ट्राइग्लिसराइड्स चले जाते हैं, ये येलो बॉल सारे कहाँ चले गए? ये फैट सेल्स हैं और ये मसल्स हैं, इनके अंदर वो चले गए और वहाँ पे वो सोर्स ऑफ एनर्जी बनेंगे इन द स्केलेटल मसल्स। अच्छा, फर्स्ट स्टेप वही है, अब इसी डायग्राम को बाकी एलेबरेट किया हुआ है, सॉरी आई विल टेक योर 5-10 मिनट्स एक्स्ट्रा, आई विल लाइक टू फिनिश दिस, क्योंकि हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है, आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करोगे, वी विल जस्ट फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है? क्योंकि हमने डायग्राम में सारा स्टडी कर लिया, सो आई वांट कि ये इसका सीक्वेंस टूटे ना। फर्स्ट स्टेप होगा इज द सिक्रीशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बाय द लिवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। गुड, एक्सीलेंट क्लास, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई तुम लोग। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या है? लो डेंसिटी लिपो VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ने लिवर बाय द इज द सिक्रीशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बाय द लिवर इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है? लिवर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर, अब आप एरो देखो, लिवर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर VLDL चला गया। VLDL particles are rich in the triglyceride, but they also contain lesser amount of cholesterol esterol. When a VLDL particle reaches the capillaries of adipose tissue or muscle, it is cleaved by the lipoprotein lipases, वही चीज जो मैंने बताई है, and it will extract most of the triglycerides, जितने येलो बॉल्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स के वो लिवर में और फैट सेल्स में चले गए हैं, ठीक है? द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल क्या है? IDL, which is intermediate density lipoprotein, or intermediate density is reduced in the triglyceride content and is enriched in the cholesterol esterol, but it retained two of the three apoprotein B100 and E present in the parent VLDL receptor, लेकिन वो कह रहे हैं इसके अंदर B100 और ApoE होगा, जो ये यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है? B100, ठीक है? यहाँ ApoC कोलेस्ट्रॉल का के लिए यूज कर रहा था और अब ApoE वो यूज कर रहा है।
अच्छा, आफ्टर रिलीज फ्रॉम द कैपिलरी एंडोथेलियम, जो कैपिलरी से जब निकला तो आइडियल पार्टिकल्स के साथ दो तरह से सलूक हो सकता है, ठीक है। 50% जो न्यूली फॉर्म्ड आइडियल है रैपिडली लिवर ले लेता है बाय रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, जैसे ये आप एरो देख रहे हो, रिसेप्टेड मीडिएटेड क्लियरेंस ऑफ आइडियल हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, रिसेप्टर मीडिएटेड क्लियरेंस ऑफ एलडीएल, डायरेक्ट आइडियल भी लिवर में जा सकते हैं और एलडीएल के थ्रू जाता है, ठीक है। बिकॉज the receptor responsible for binding of ideal to the liver cell membrane recognizes both ApoB100 and ApoE. It is called the LDL receptor, however, because it is also involved in the hepatic clearance of the LDL. ठीक है, यही चीज ApoB100 और ApoE दोनों ही LDL के जाने पहचाने हैं, ठीक है। आईडीएल के, सॉरी, ठीक है। इट इज कॉल्ड द एलडीएल रिसेप्टर, ठीक है, इसको हम एलडीएल रिसेप्टर कहेंगे, हाउएवर बिकॉज इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द हेपेटिक क्लीयरेंस ऑफ एलडीएल, ठीक है। ये रिसेप्टर मीडिएटेड क्लीयरेंस ऑफ आईडीएल ये यहाँ से हो रही है, और रिसेप्टर मीडिएटेड क्लीयरेंस ऑफ एलडीएल, कन्वर्जन ऑफ आईडीएल टू एलडीएल B100, ठीक है। In the liver cell, IDL is recycled to generate VLDL. The IDL particles not taken up by the liver are subjected to further metabolic processing that removes most of the remaining triglyceride and ApoE, yielding cholesterol-rich LDL particle. IDL basically क्या है? It is the intermediate and major source of plasma LDL. ठीक है? IDL से ही LDL बना था ना? There seems to be two mechanisms for removal of the LDL from plasma. One is mediated by an LDL receptor and other by receptor for ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, स्केवेंजर रिसेप्टर जिसको वो कह रहा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वो क्या चीज़ है। एलडीएल की क्लियरेंस वो बता रहे हैं दो तरीकों से हो सकती है। Although many cell types, including the fibroblast, lymphocytes, smooth muscle, hepatocyte, adrenocortical cells, possess the high affinity LDL receptor, approximately 70% of the plasma LDL is cleared by the liver. ठीक है, सारा कुछ कहाँ पे क्लियरेंस हो रही है एलडीएल की? लिवर के अंदर हो रही है। लेकिन आपको ये एमसीक्यूज में पता होना चाहिए कि एलडीएल रिसेप्टर ज़्यादा कहाँ होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, स्मूथ सेल, लिवर के अंदर, या एड्रीनोकॉर्टिकल किडनीज के ऊपर जो लगे होते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स। अच्छा, अब ये यहाँ पे भी एक डायग्राम है आप लोगों की बुक में, एलडीएल रिसेप्टर पाथवे जिसने बताया हुआ है कि किस तरह से होगी। अगर आप यहाँ पे देखो, ये एलडीएल रिसेप्टर लगे हुए, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म वो बता रहा है किस तरह से होगी। ये एलडीएल रिसेप्टर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ठीक है। यहाँ किस तरह से, अब ये देखो, एक प्रोटीन, देन कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसके अंदर, और ApoB100 अटैच है, ठीक है। और ये एक एलडीएल का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। अब ये यहाँ कोटेड पिट है एक, ठीक है, एक एक गड़ा सा बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर आके जुड़ गई, अटैच हो गई यहाँ पे। किस ApoB100 किसके साथ अटैच हो गई? बाय एलडीएल रिसेप्टर, ये जो तिकोनी सी बनी हुई है, ठीक है। और ये बेसिकली क्लेथरिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर बताए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी वैसे कोटेड हो जाएगी, ये जो कोटेड पिट थी अब ये कोटेड वेसिकल में चेंज हो जाएगी, ये गोलू सा एक वेसिकल बन जाएगा, गुब्बारा सा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे वेसिकल के साथ एंडोसोम्स, जब वेसिकल के ये साइड पे ये कोटेड वेसिकल्स के साइड पे ये जो लेयरिंग है ये खत्म होती जाएगी, तो वो एंडोसोम हम उसको नाम दे देंगे, और साथ ही वो खत्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता एंडोसोम उसको खा लेंगे, फिर रिसाइकलिंग वेसिकल बनता जाएगा, ठीक है, रिसाइकलिंग हो गया। अब यहाँ एंडोसोम लाइसोसोम के अंदर जब चला जाएगा तो यहाँ पे आप देख लो कि ये जितने भी अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स थे ये खुल गए हैं, ठीक है। साथ एंडोसोम्स के भी जो उसके अंदर जिसके प्रोटीन के जो पार्टिकल्स थे उनकी भी तोड़ फोड़ हो गई, ठीक है। प्रोटीन के पार्टिकल्स की जब तोड़ फोड़ हुई तो अमानो एसिड की फॉर्म में वो बाहर निकल गए, और जब कोलेस्ट्रॉल वाले रेड वाले बॉल्स अलग हुए तो वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में अलग हो गए। अब ये क्या करेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन स्टेरॉयड हार्मोन्स और बाइल एसिड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, एक यहाँ पे बॉल की फॉर्म में, ठीक है। बॉल मतलब कि एक किसी चीज में एक स्टोरेज हो गई है ना एक जगह पे, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएंगे, ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगी, तो एक तो वो स्टिमुलेट करेगी कि कुछ स्टोर भी हो जाए, और दूसरा वो क्या करेगी, HMG कोए रिडक्टेज एक एंजाइम होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में ज़रूरी होते हैं, उनको इनहिबिट करेगा, ओवर सप्लाई ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। या फिर एलडीएल रिसेप्टर की सिंथेसिस हो रही होती है जब DNA और RNA, वहाँ पे भी वो इनहिबिट करेगा, ठीक है। सो HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम हेल्पफुल होता है इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और एल सिंथेसिस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर आगे फर्दर डीएनए और आरएनए को अफेक्ट करेगी। ये देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हुआ है, इसमें रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। एलडीएल वहाँ जाके अटैच, एलडीएल रिसेप्टर है ये, ठीक है।
ये जाके जैसे कह लो ना कि एक वेसिकल की फॉर्म में यहाँ गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ भी अटैच हो जाएगी और ये ट्रेवल इसी तरह कर रही है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। और यहाँ पे वेसिकल के साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बाहर क्या, वेसिकल बाहर निकल गया, ये रिसेप्टर यहीं अटैच हो गया। अब इन्हीं स्टेप्स को उसने बाकी आगे एलेबरेट किया हुआ है बच्चों। ये 2-3 स्लाइड्स ही हैं, ठीक है, हम इनको फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ है कि एलडीएल ने आके सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया था और दे आर क्लस्टर्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हमने कोटेड पिट कहा है। ठीक है, बाइंडिंग के बाद कोटेड पिट में रिसेप्टर बाउंड एलडीएल है, ठीक है। इन्वेजिनेशन होगी तो कोटेड पिट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोटेड वेसिकल, आफ्टर व्हिच दे विल माइग्रेट विद इन द सेल्स टू फ्यूज विद द लाइसोसोम्स। ठीक है, ये पीछे आप लोगों ने डायग्राम में देख लिया है, ये लाइसोसोम्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, एलडीएल डिसोसिएट हो जाएगा फ्रॉम द रिसेप्टर विच इज रीसाइकल टू द सरफेस, ये देखो, ठीक है, एलडीएल वापस चला गया, ये रिसेप्टर ये सरफेस पे वापस चला गया। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा, इन द लाइसोसोम एलडीएल मॉलिक्यूल इज एंजाइमेटिकली डिग्रेडेटेड, एपोप्रोटीन पार्ट इज हाइड्रोलाइज्ड टू अमीनो एसिड whereas the cholesterol esters are broken down to free cholesterol. This free cholesterol crosses the lysosomal membrane to enter the cytoplasm where it is used for the membrane synthesis and act as a regulator of cholesterol hemostasis. ठीक है, यही चीजें हमने सारी टेबल में पीछे देख ली हैं डायग्राम में। Exit of cholesterol from the lysosome requires the action of two protein Niemann-Pick NPC1 एंड NPC2, जो कि नीमन-पिक डिजीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है बच्चों, ये तुम लोगों के लिए जरूरी है, ये इतना जरूरी नहीं है। अच्छा, 3 सेपरेट प्रोसेसेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिलीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। एक तो कोलेस्ट्रॉल सप्रेसेस cholesterol synthesis within the cell by inhibiting the activity of enzyme 3-hydroxy 3-methyl gluteryl coenzyme A, जिसको हम शॉर्ट में HMG को ए रिडक्टेज कहते हैं। इस एंजाइम का नाम मुश्किल है। 3-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल ग्लूटेराइल को ए का मतलब होता है को एंजाइम ए रिडक्टेज। रेट लिमिटिंग स्टेप होता है इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल सप्रेस करेगा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस विद इन द सेल्स बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम, जैसे ये पीछे मैंने बताया था ये, ठीक है, इनहिबिट्स ओवर सप्लाई जब इसकी होगी। ठीक है, दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा कोलेस्ट्रॉल एक्टिवेट्स द एंजाइम एसाइल कोएंजाइम ए कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज फेवरिंग स्टेरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, जैसे हमने ये नीचे एरो देखो, स्टिमुलेट्स ओवर सप्लाई, स्टिमुलेट्स कोलेस्ट्रॉल स्टोरेज। और थर्ड ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर थस प्रोटेक्टिंग द सेल्स फ्रॉम एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यही चीज सिंथेसिस ऑफ एलडीएल रिसेप्टर्स इनहिबिट करेगा। ठीक है, अच्छा, familial hypercholesterolemia results from mutation encoding the genes for the LDL receptors। और सेकेंडली वो आपकी बुक में कह रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ डिफेक्ट इन द ट्रांसपोर्ट कैटाबोलिज्म ऑफ एलडीएल बाय द सेटवेट पाथवे इज impaired and the plasma level of LDL increases twofold। होमोजाइगोट्स जितने भी होते हैं they have virtually no normal LDL receptor in their cells, क्योंकि वो होमोजाइगोट्स हैं, they have high level of circulating LDL। और इसके अलावा इन एडिशन टू डिफेक्टिव एलडीएल क्लियरेंस बोथ द होमोजाइगोट और जितने भी हेटेरोजाइगोट होते हैं उनके अंदर एलडीएल की बहुत इंक्रीज सिंथेसिस होती है। और mechanism of increased synthesis it contributes to the hypercholesterolemia also results from lack of LDL receptor। LDL receptor नहीं भूलना बच्चों, जो IDL है उसको वो बता रहा है which is the immediate precursor of plasma LDL also uses hepatic LDL receptor। कौन से, ApoB100 एंड E रिसेप्टर, जितने भी ApoB A E हमने पढ़े हैं दे आर ऑल LDL रिसेप्टर्स। ठीक है, तो आइडियल जो होता है वो भी इम्पोर्टेंट, वो भी हेपेटिक LDL रिसेप्टर्स को यूज करता है फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट इनटू द लिवर। और फेमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया में इम्पेयर्ड आइडियल ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द लिवर, सेकेंडरीली डाइवर्ट्स अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ प्लाज्मा आइडियल इनटू द प्रिकर्सर पूल फॉर प्लाज्मा एलडीएल। अच्छा, so transport of LDL by scavenger receptor seems to occur at least in part into the cells of the mononuclear phagocyte system। scavenger मतलब होता है खाना टाइप, ठीक है ना। monocyte और macrophage have receptor for chemically altered LDL। normally the amount of LDL transported along this scavenger receptor pathway is less than that mediated by the LDL receptor dependent mechanism। दो टाइप हमने पढ़े थे ना, एक था LDL receptor mediated, दूसरा scavenger system। तो स्कैवेंजर सिस्टम से जो ट्रांसपोर्ट पाथवे होती है वो लेस जो एलडीएल ट्रांसपोर्ट होती है इज लेस देन दैट मीडिएटेड बाय एलडीएल रिसेप्टर मीडिएट मैकेनिज्म। इन द फेस ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया हाउएवर देयर इज मार्क्ड इंक्रीज इन द स्कैवेंजर रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रैफिकिंग ऑफ LDL cholesterol into the cells of the mononuclear phagocyte system and possibly the vascular valve।
और ये ज़ैंथोमास वगैरह और प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस जितने भी हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, दे आल्सो हैव रिसेप्टर फॉर केमिकली ऑल्टर्ड एलडीएल। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है फैमिली हाइपोक्लोस्टेरोलेमिया की एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है। मोर देन 900 म्यूटेशन एलडीएल रिसेप्टर जीन में देखी गई हैं, जिनमें इंसर्शन, डिलीशन, मिससेंस, नॉनसेंस म्यूटेशन ये सब आइडेंटिफाई हुई हैं। 5 ग्रुप्स में नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं इनको, एलडीएल रिसेप्टर म्यूटेशंस को, टाइप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और साथ ही आप अगर उसको टेबल में सिस्टमेटिक याद रखो तो सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, बाइंडिंग, क्लस्टरिंग, रिसाइकलिंग, ये सब चीज़ें हमें। अब क्लास 1 में वो क्या कह रहा है, सिंथेसिस में मसला हुआ, क्लास 2 में ट्रांसपोर्ट, क्लास 3 में बाइंडिंग, यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे दिखाया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। क्लास 3 में बाइंडिंग में, क्लास 4 में उसकी क्लस्टरिंग में, ठीक है, ये क्लस्टरिंग है। क्लास 4 में 5 में उसकी रिसाइकलिंग में, ठीक है। तो ये एलडीएल रिसेप्टर की म्यूटेशंस दिखाई हुई है, किस लेवल पे किस किस तरह किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी और कौन सी टाइप क्लास की म्यूटेशन होगी। और यहाँ पे उसी चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर क्लास 1 म्यूटेशन होगी, कंप्लीट फेलियर ऑफ सिंथेसिस होगी रिसेप्टर प्रोटीन की, सिंथेसिस पे आगे क्रॉस लगा हुआ है। क्लास 2 में ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है, ट्रांसपोर्ट टू द गोजी कॉम्प्लेक्स। क्लास 3 में म्यूटेशन किसकी हुई है जी, फेल टू बाइंड, यहाँ पीछे देखो बाइंडिंग, ठीक है। क्लास 4 में क्लस्टरिंग की, इन कोर सिंथेसाइज एंड बट दे फेल टू लोकलाइज इन द कोटेड pits। और क्लास 5 में दे आर एक्सप्रेस in core protein that are expressed on the cell surface can bind LDL and can be internalized. However, the pH dependent dissociation of the receptor and the bound LDL fails to occur, ठीक है। सो रिसाइकलिंग में मसला होता है, फेल टू रिसाइकल टू द सेल सरफेस, इस डायग्राम को याद रखना है, ठीक है। सो एलडीएल रिसेप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन कोलेस्ट्रॉल हीमोस्टेसिस, and one strategy is based on the ability of certain drugs to suppress the intercellular cholesterol synthesis। drugs वगैरह जो statins widely use होती हैं in the prevention of ischemic heart disease, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे एंजाइम्स जो कि इनहिबिट करेंगे by certain drugs हैं which suppress intracellular cholesterol synthesis by inhibiting the enzyme HMG CoA reductase को इनहिबिट करेंगी ताकि आगे कोलेस्ट्रॉल मजीद ना बने, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया था, इनहेरिटेड एंजाइम डिफिशिएंसीज जो हमने पढ़ा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम डिफेक्ट इन एंजाइम्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस पढ़ेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। सी यू ऑन वेडनेसडे। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा। जो चीज़ें बताई हैं अच्छे तरीके से घर में भी पढ़नी है, ठीक है। सो सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे। आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड शो गुड रिजल्ट्स टू मेन एग्जाम। ओके बच्चों, सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। हैव अ नाइस वीकेंड।